अस्सलाम वालेकुम। रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। ये रिवीजन मैं समझता हूँ ज़रूरी है क्योंकि ये वो प्राइमरी आर्गुमेंट्स हैं जो कि आजकल यूज़ होते हैं और ये एक किस्म के बहुत ही रोबस्ट आर्गुमेंट हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको सादा अल्फाज में कहें तो इतनी ये स्पेशल नहीं लगती, लेकिन चक्कर ये है कि इन्हीं को अगर एक सीक्वेंस में रखें, ये बहुत ही इंटरलॉक्ड और लॉक्ड किस्म का आर्गुमेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है और इनके इनके पास इनके जवाबात नहीं हैं। हमारी डिबेट्स भी जो होती हैं इनके साथ, जो कुछ हुई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक लेवल पर, तो पब्लिक लेवल पर भी जो डिबेट्स हैं, उसके अंदर भी जो ये 3 चीज़ें जो है ना प्रोड्यूस की जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई हैं। इंशाल्लाह आपको जब वीडियोज़ दी जाएँगी तो उसके अंदर ये चीज़ें, इसका एविडेंस भी आपके पास आएगा। तो हमारा पहला आर्गुमेंट जो था वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, जो कि ओरिजिनली इमाम गज़ाली ने दिया था, ठीक है? और दूसरा जो है वो इब्न सीना का, जो कि कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, डिपेंडेंसी आर्गुमेंट और आखिरी जो कुरानिक आर्गुमेंट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त है और हम उस पे रिलाई कर सकते हैं। टर्म्स दोबारा से आपको याद करा दूँ, ये मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाएँ, ये कोई चीज़ें याद होने वाली हैं और वैसे ही इस्तेमाल के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, खत्म होने वाली। इनफाइनाइट का मतलब होता है हमेशा से, कभी ना खत्म होने वाली। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, किसी चीज़ के ऊपर वो अपनी मजबूर होती है अपनी वजूद के लिए, ठीक है? ये डिपेंडेंट। अच्छा, आर्गुमेंट्स ऑफ गॉड में ये थे, ये हम पहले कह चुके हैं। अच्छा, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट 3 बेसिक चीज़ों प्रेमिसेस पे खड़ा है। जो भी चीज़ बिगिन्स टू एक्सिस्ट, एवरीथिंग दैट बिगिन्स टू एक्सिस्ट, जो भी चीज़ वजूद में आती है उसको कोई ना कोई मतलब किसी ने बनाया होता है, ठीक है ना? उसकी कोई वजह होती है। यूनिवर्स, हम कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, हमारी जो जितनी भी यूनिवर्स है वो बिगैन टू एक्सिस्ट, वो भी वजूद में आई है, ठीक है? देयरफॉर यूनिवर्स के पास भी एक वजह है, उसके आने की एक वजह है, ठीक है ना? और दैट कॉज़ मस्ट बी अनक्रिएटेड, और वो ऐसी वजह होगी जिसको किसी ने नहीं बनाया होगा, जिसकी कोई और वजह नहीं होगी। ये ऐसी वजह होगी जिसके वजूद में आने की कोई और वजह नहीं होगी। ये जो है खुदा है, हम इसको खुदा कहते हैं। और हम इसको क्यों खुदा कहते हैं? इन 6 एट्रिब्यूट्स की वजह से, ठीक है? कि वो एक्सटर्नल है, वो बाहर है, यूनिवर्स के बाहर है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर नहीं चीज़ हो सकती अगर उसे किसी ने बनाना है। इसकी मिसाल देते हैं, क्या एक माँ अपने आप को वजूद दे सकती है? नहीं दे सकती, अपने आप को नहीं पैदा कर सकती वो बाहर होती है और वो फिर अलहदा से अपने बच्चे को पैदा करती है। स्पेसलेस, उसको जगह की ज़रूरत नहीं है, जगह की बनी हुई और मादा वाली चीज़ों को जगह की ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है। टाइमलेस टाइमलेस, उसे वक़्त की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? और पावरफुल, ज़ाहिर-सी बात है पावरफुल होगा और इंटेलिजेंट होगा क्योंकि किसी वजह से ही उसने वो डिसीजन लिया, ठीक है ना? इस वजह से इन 6 इटर्नल एट्रिब्यूट्स की वजह से हर मामले में वो ज़रूरी रहते हैं। 3, 4, 5, 6, हाँ, मैंने 6 लिखा हुआ है, लेकिन 5 यहाँ पर है। एक और वैसे एट्रिब्यूट है, वो मैंने ऐड नहीं किया। दरअसल हैं 6 ही, ठीक है? ये मैं इसको 5 कर देता हूँ। ये आपने सही पॉइंट आउट कर दिया। ये मैंने लिखा 6 हुआ है लेकिन शो 5 किए हुए हैं। एक और है लेकिन वो हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, कंटीजेंसी आर्गुमेंट क्या था? कंटीजेंसी है एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट इन द यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स फॉर इट्स एक्जिस्टेंस। कोई भी चीज़ जो इस यूनिवर्स में एक्सिस्ट करती है, वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपने वजूद के लिए, ठीक है? वो किसी न चीज़ से बनी होती है, वो जो चीज़ों से बनी होती है वो उस पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है? अ डिपेंडेंट एक्सिस्टेंस कैन नॉट डिपेंड ऑन इटसेल्फ फॉर इन ओन एक्जिस्टेंस। वो अपने आप पे, मतलब यानी वो किसी दूसरी चीज़ पे या दूसरे एटम्स या दूसरे खुलियों पर या दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। वो खुद अपने आप की कोई चीज़ खुद से नहीं बनाती। टेबल खुद से खुद टेबल ने टेबल को वजूद नहीं दिया। ठीक है? आगे इन्फिनिट नंबर, अगर एक पूरी यूनिवर्स में अगर सारी डिपेंडेंट एक्जिस्टेंसेस है तो वो अपनी एग्जिस्टेंस की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। लाज़मी बात है कि किसी बाहर से किसी ने उनको वजूद दिया होगा जो कि खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। इंडिपेंडेंट जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये होता है कंटीजेंसी आर्गुमेंट, ठीक है? अच्छा, अब ये मैंने बात की थी कि यूनिवर्स इन्फिनिट क्यों नहीं है? देखें, इमेजिन करें, ये मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल आर्गुमेंट है लेकिन ज़रा मुश्किल हो गया था। इसको मैं सिंपल तरीके से इस तरह बता सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप ये बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ हमेशा वक़्त पहले, ठीक है ना? दुनिया वजूद में आई और कहती है कि हमेशा वक़्त के बाद आज का वजूद आया, यानी आज जो हम हैं।
क्या इस तरह हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या आप कभी भी हमेशा को क्रॉस कर सकते हैं? ठीक है ना? इन्फिनिट नंबर ऑफ सेकंड्स, इसलिए यू कैन इमेजिन इन्फिनिट नंबर ऑफ सेकंड इन द पास्ट। समझे? हमेशा से सेकंड्स चल रहे हैं, ठीक है? वी आर एट पॉइंट एक्स, हम एक बीच में एक पॉइंट एक्स पर है, ठीक है? इन्फिनिट नंबर ऑफ सेकंड्स अगो देयर वाज अ पॉइंट वाई, हमेशा पहले एक वाई था, ठीक है? यू कैन नॉट ओवरकम एन इन्फिनिट नंबर। आप कभी भी हमेशा को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमेशा का मतलब हमेशा वो जारी रहेगा, ठीक है? अब हमेशा से कह रहे हो कि आप इस तरह कह रहे हो कि हमेशा सेकंड्स बाद मैंने पानी पिया, ठीक है? आप हमेशा सेकंड्स जैसी, इसकी कोई तुक नहीं बनती, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसका मतलब है कि लाजमी, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है, उसके गिने चुने नंबर हैं, गिने चुने सेकंड्स हैं, ठीक है? क्योंकि जब गिने चुने सेकंड्स होते हैं उससे ही हमें ये पता लगता है कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा नहीं हो सकती, उसको कोई ना कोई लिमिटेशन होगी। और ये टाइम वाला आर्गुमेंट है कि टाइम की अंडरस्टैंडिंग से ही कि वो हमेशा हो ही नहीं सकता टाइम, ठीक है ना? या हमेशा नाम का टाइम की कोई तुक नहीं बनती। इस वजह से जो है वो जो है एटलीस्ट मैटर के मामले में, यूनिवर्स के मामले में, इस वजह से जो है ये इसके यूनिवर्स के खिलाफ ये आर्गुमेंट यूज हो सकता है कि यूनिवर्स हमेशा से नहीं वजूद में थी। अच्छा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपको पता होना चाहिए वो कुरानिक आर्गुमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। कुरान मेंशंस 4 पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग वाज क्रिएटेड इनटू बीइंग। 4 पॉसिबिलिटीज कुरान बताता है और वो हमारी ये जो आखिरी वाली आयत है ये है, ठीक है? दे वर क्रिएटेड बाय नथिंग, क्या उनको किसी ने नहीं बनाया था? अल्लाह ताला पूछते हैं। और वर दे देमसेल्फ द क्रिएटर्स, क्या उन्होंने खुद अपने आप को बनाया? जैसे कि मैंने मिसाल दी थी, क्या माँ ने अपने आप को वजूद दिया? नहीं, ठीक है ना? और डिड दे क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ, क्या इन्होंने बनाया? मतलब यानी मखलूक ने ही इस यूनिवर्स को बनाया, ठीक है ना? रादर दे आर नॉट सर्टेन, लेकिन उन्हें नहीं पता, ठीक है ना? या फिर तुम्हें नहीं पता। तो ये चीजें जो है ना अल्लाह ताला बताते हैं कि आइदर इट वाज क्रिएटेड बाय नथिंग, ठीक है ना? इट वाज क्रिएटेड बाय समथिंग, और दे क्रिएट हेवन, यानी उन्होंने खुद वो बनाया, ठीक है ना? लेकिन या फिर उन्हें इस बात का नहीं पता, ठीक है? तो इसको किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है? द यूनिवर्स इज फाइनाइट, लिमिटेड है यूनिवर्स, ठीक है? फाइनाइट थिंग्स कुड हैव कम, ये हमें पता है, यानी हमें पता है कि यूनिवर्स जो है फाइनाइट है, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद फाइनाइट थिंग्स कुड हैव कम फ्रॉम ए, या तो कहीं से भी नहीं आ सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। बी क्रिएटेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को खुद वजूद में दिया, ये नहीं हो सकता। कोई भी चीज क्या वजूद में और ना वजूद में एट अ टाइम हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है ना? नंबर सी, बीन अल्टीमेटली क्रिएटेड बाय समथिंग क्रिएटेड, किसी और मखलूक ने उन्हें बनाया, ठीक है ना? मखलूक को उस तरह जन्म नहीं देती, हमेशा से उसके ऊपर भी वो होता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने यूनिवर्स को बनाया? यानी हमने यूनिवर्स को नहीं बनाया। एंड बीइंग क्रिएटेड बाय समथिंग अनक्रिएटेड, और आखिरी पॉसिबिलिटी जो सिर्फ रह गई है वो ये है कि इसको इसने बनाया है कि जो खुद से किसी को उसको और किसी ने ना बनाया हो। तो ये है दे कुड हैव कम फ्रॉम नथिंग, आखिरी यही वजह बनती है कि दे कुड नॉट हैव कम फ्रॉम नथिंग, कहीं से भी नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि कोई भी बगैर किसी चीज के वजूद में आ जाए। क्रिएटेड देमसेल्फ, ना उन्होंने अपने आप को बनाया, और हैव अल्टीमेटली क्रिएटेड बाय समथिंग क्रिएटेड, या फिर किसी दूसरे क्रिएटेड ने उनको बनाया। देयरफॉर दे वर ओनली क्रिएटेड बाय समथिंग अनक्रिएटेड, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही वजह से बनाया, एक ही तरीके से बने हैं कि उनको किसी अनक्रिएटेड ऐसे बंदे ने, जिसको किसी ऐसे शख्सियत, ऐसी जात को जिसको किसी ने नहीं बनाया, उसने उनको वजूद में दिया। और ये कुरान का आर्गुमेंट है उस आयत से। अच्छा, अब ये क्लियर हो गई है, इसमें कोई क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग अभी भी जरा मुश्किल है तो मेरे से पूछ लें, इसलिए मैंने इसको जरा एक दफा पिछले लेक्चर को दोबारा रेपिटेशन दी है। इंशाल्लाह इसके आज के लेक्चर के अंदर ना कुछ हमारे पास वीडियोस भी होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा और वो फिर हम समझेंगे मिलके। पहले बताएं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी, कोई सवालात जरूर पूछें। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो आप कह लें कि फाइनल लेक्चर है, इस सेंस में कि इसके बाद जो है ना हम आर्गुमेंट्स, जो मोस्ट कॉमन आर्गुमेंट्स हैं बस उनको डील करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है ना वो हमारा फाइनल सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स जो बचे हैं वो उसमें होगा। लेकिन अब जो है फाइनली 3 चीजों का हम मुहासबा करेंगे, ठीक है ना? एक नेसेसिटी ऑफ रिलीजन है, क्या साइंस गॉड को मतलब यानी एक्सप्लेन कर सकती है, और फिर एक्सीडेंट्स को, क्या ये चीजें जो है एक्सीडेंट से आई हैं? ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर बहुत कॉमन होता है, और इसके आंसर से ही आप मेजॉरिटी आंसर आप खुद दे सकेंगे, ठीक है?
द नेसेसिटी ऑफ रिलीजन, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिलीजन जो है वो क्यों जरूरी है, उसकी क्या नेसेसिटी है, ठीक है ना। ये है every human being in the universe regardless of his belief possesses innate proposition of right and wrong। हमें ये पता है कि हर बंदा अंदर से अल्लाह ताला ने क्या लोगों के अंदर ये सही और गलत फैसला करने की कुव्वत जो है वो रखी है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही बंदा झूठ बोलता है, लाइंग करता है, चीटिंग करता है, स्टीलिंग करता है और दूसरी चीजें करते हैं, इट ड्राइव्स एवरीवन टू गिल्ट, और उसको इस चीज की नदामत होती है, ठीक है। चाहे कोई भी इंसान हो, उनको इन कुछ गलत काम वो बार बार करता है, वो करता है, उसको इस चीज पे नदामत होती है। और ये एक चीज की, इस चीज की निशानी है कि सही और गलत का थोड़ा बहुत मामला इंसान के हाथ में भी दिया, ठीक है। ऑल ह्यूमन बीइंग पोजेस अ सेंस ऑफ जस्टिस। ऑल ह्यूमन, सारे ह्यूमन बीइंग एक और चीज पोजेस करते हैं, वो कि जस्टिस, यानी उनके साथ ना इंसाफी अगर हुई हो, वो भी इस चीज को महसूस करते हैं कि गलत हुआ, ठीक है। ये चीजें क्या एविडेंस देती हैं कि ऑल सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू फॉर्म कोड्स एंड प्रिंसिपल टू लिव बाय। इसी वजह से क्या होता है कि जितनी भी सोसाइटीज हैं, चाहे छोटी हैं, चाहे बड़ी हैं, चाहे गांव है, वो अपने अंदर जो है वो कुछ कोड्स बनाते हैं, कुछ प्रिंसिपल बनाते हैं, जिससे वो रह सकें और जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। दे फॉर्मुलेट ऑर्डर, और फिर ऑर्डर बनाते हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह वो रह सकें। एंड दे अवॉइड केओस, और वो अफरा तफरी से बचते हैं। एंड रिडल आउट द वंस हु ऑब्जेक्ट, और उनको निकाल देते हैं जो उनके एतराज करे उनके रूल्स और प्रिंसिपल से, क्योंकि वो ऑर्डर है, उन्हें समझना है, इस सेंस ऑफ गिल्ट को खत्म करना है और जस्टिस को एस्टेब्लिश करना है। ये ऐसे मोरल्स हैं जो हर इंसान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है नेसेसिटी ऑफ रिलीजन। दीन जो है उसको नेसेसरी क्यों है, वो इन्हीं वजूहत से। दिस शोज द नीड फॉर कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है ना, कि एक लाजमी बात है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, ठीक है। लास्टली एक और चीज होती है, विदाउट मीनिंग और पर्पस, मकसद और मायने के बगैर लोग जो हैं वो गुमे हुए महसूस करते हैं। देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एथिज्म में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स हैं पूरी दुनिया के मुकाबले, ठीक है। एथिस्ट जो लोग हैं उनके अंदर, और उनकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उनके पास मीनिंग और पर्पस नहीं है। दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनके पास ट्रूली बिलोंगिंग की कोई सेंस नहीं कि किसी के साथ वो सही तरीके से किस तरह एसोसिएट करना, और कनेक्टिंग विद द लाइफ दे आर गिवन, और कनेक्ट करना नेचर के साथ, लाइफ के जिस जिंदगी के साथ, उसके साथ सही तरह कनेक्ट नहीं वो कर पाते, ठीक है। वो लोगों और उनके साथ तो कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन जो पूरी जिंदगी है और उसके सेंस और मीनिंग है वो उनके लिए नहीं होता। इसी वजह से उनके यहाँ डिप्रेशन के रेट्स भी सबसे ज्यादा हैं। Hence they require understanding of God और creator और a meaning। इसलिए लाजमी हो जाता है उनको एक गॉड, क्रिएटर और मीनिंग की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ना सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, साथ साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मीनिंग और कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये दो रिक्वायरमेंट जब मिलती है ना, तो इसके बाद बात समझ आती है। रिलीजन्स इननेट फीचर, रिलीजन का जो एसेंस फीचर है दीन का, वो क्या है कि वो क्या देता है, वो एक वे ऑफ लाइफ देता है, तरीका हयात देता है, मीनिंग देता है, मकसद देता है, जिंदगी से साथ कनेक्शन देता है, खुदा के साथ कनेक्शन देता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है, और आपको ऑर्डर करने का तरीका बताता है। एटलीस्ट इस्लाम ये चीजें पूरी करता है। कई दीन ये चीजें पूरी नहीं करते, चारों चीजें, लेकिन इस्लाम जो है वो ये चीजें, वे ऑफ लाइफ, मीनिंग, कोड ऑफ कंडक्ट और ऑर्डर भी देता है, ठीक है। सोशल ऑर्डर, अपना लीगल ऑर्डर, और ये जो सारी चीजें इनको पूरा करता है, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, उसमें हमारे एथिक्स के कोड हैं, हक सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है, हमारा अकीदा है जो कि क्रीड, मीनिंग, बिलीफ सिस्टम है, रिचुअल्स हैं, रिचुअल जो हम करते हैं, जैसे हज करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, वो ऑर्डर और बिलोंगिंग और कनेक्टिंग विद अल्लाह ये वाला मामला करता है। एंड कनेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग्स, और इर्द गिर्द लोगों के साथ, सराउंडिंग के साथ कनेक्ट करना। ये सारी चीजें जो इकट्ठी होती हैं ये बताती हैं कि नेसेसिटी, रिलीजन एक नेसेसिटी है इंसान की नफ्सियात के साथ। और ये जो बताती है कि ये, क्योंकि कई लोगों का आर्गुमेंट क्या है, वो कहते हैं कि हमें दीन की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये उनके जो हैं ये एसेंशियल टूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो बताते हैं कि ये एक नेसेसिटी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक कोई सवाल या जवाब मुझे बताएं। एनी क्वेश्चंस सो फार? आवाज तो क्लियर आ रही है ना बच्चों, आहिस्ता तो नहीं है आज? आवाज सही आ रही है। ठीक है, क्लियर। चलो अब अगला है नोट। ये आपको याद रहे कि मैंने आपसे कहा भी था कि नोट्स जरूर लिया करें, ठीक है, अपने, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं इनकम्प्लीट है, उनकी एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स के अंदर होती है।
कैन साइंस नेगेट गॉड? क्या साइंस जो है वो खुदा को नेगेट कर सकती है, खत्म कर सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टू क्लेम दैट साइंस कैन नेगेट गॉड इज अ फॉल्स क्वेश्चन इन इटसेल्फ। ये सवाल ही गलत है, ठीक है, ये सवाल ही गलत है। Existence of God does not even come inside parameters or rule of science, ठीक है। जो खुदा का वजूद है वो रूल्स ऑफ साइंस या पैरामीटर जिससे साइंस जो है वो होती है उसके अंदर ही नहीं आता। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की। Science takes its thesis and structure. Science takes its thesis and structure from empirical objects and bases its results on what it can observe only. जो वो सिर्फ जिस चीज का मुशाहिदा कर सकता है, जिसका एनालिसिस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो उसके अंडर आती। और ये वो मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन जब दीन की बारी आती है ना तो कहते हैं कि जी साइंस ने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आगे, ब्रायन ई कॉक्स, एडवर्ड कॉक्स पूरा नाम है, ब्रायन एडवर्ड कॉक्स इज अ फेमस फिजिसिस्ट। ये फिजिसिस्ट है, आज भी जिंदा है। क्लेम, और आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स जो है वहां पर फिजिक्स का प्रोफेसर है। कहता है करंटली साइंस डज नॉट नो 96% ऑफ द यूनिवर्स। 96% ऑफ द यूनिवर्स का तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। इवन दो हमने देख लिया है, सारा कुछ है जो भी है, लेकिन इसके बावजूद हमें 96% चीजों का तो मुशाहिदा ही नहीं है सही तरीके से, ठीक है। जब एक चीज और साइंस को वाकई में अगर हम इनकी बात को तस्लीम कर लेते हैं कि नहीं है मुशाहिदा, तो ये इसकी क्या कि इफ इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी अब ये मुशाहिदे की बेस पे है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे, एंड एनालिसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन के एनालिसिस की बेस पे साइंस होती है, then it really does not have any authority to make final claim about universe. उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि यूनिवर्स के बारे में भी कोई क्लेम कर सके फाइनल किस्म का, लेट अलोन गॉड, यानी खुदा तो अगली बात है ना, ठीक है। जब वो यूनिवर्स का भी मुशाहिदा पूरी नहीं कर सकती, उसके बारे में भी इसके क्लेम जो है साइंस के वो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज का उसने मुशाहिदा ही नहीं किया हुआ। और गॉड, गॉड की बात तो फिर बाद की बात है ना, ठीक है ना। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं सूरह कलम में, ठीक है, दे हैव नॉलेज ऑफ द अनसीन, क्या उनके पास गायब का इल्म है, सो दे कैन राइट इन, क्या वो उसको लिख लें फिर, ठीक है। यहाँ पर उसकी बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट के अंदर लहुल महफूज में लिखने की, ठीक है ना। लेकिन ये अल्लाह ताला यहाँ पर कहते हैं कि इनके पास अनसीन, इन गैप का नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला के क्या इनके पास ये नॉलेज है कि वो लिख लें, फिर खुद लिख लें, ठीक है। अगर इनके पास ये नॉलेज है, नहीं है इनके पास, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद ये क्या क्लेम करते हैं, ये खुदा के आगे क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि हमें दुनिया की समझ आ गई है या यूनिवर्स की समझ आ गई है। ये सारा गलत है। आगे, सेकेंडली, गॉड इज आउटसाइड। मसला भला क्या होता है बच्चों, इनके यहाँ ये जिनके एथिस के यहाँ, इनको एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है, इसे कहते हैं गोरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जी वो जी इतनी तरक्की कर गए हैं, ये है फलाना है टमकाना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका मतलब जो वो कहते हैं, जो मतलब मोरल्स के मामले में, एथिक्स के मामले में, खुदा के मामले में, वो भी चीजें ठीक है। हमें ये चीजें उन्हें समझानी पड़ती है बस गोरा छाप की वजह से कि उनकी अकल में आ जाए बात, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं हो, ठीक है। बात ये होती है कि कौमें जो हैं कभी कमजोर पड़ती हैं और कभी ऊपर चढ़ती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो वक्ती तौर पर कमजोर हुई हैं तो क्या कहते हैं कि जो इस वक्त काबिज आने वाली हुकूमतें हैं उनके पास सारा हक है, सारा सच है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन एक वक्त हमारे पास ये था, नो डाउट इसका एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जरूर होता है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है कि क्योंकि जो भी चीज काबिज या हाकिम होती है उसका इन्फ्लुएंस लोगों पर नेचुरली साइकोलॉजिकली होता है, पावर के, जिसकी लाठी होती है उसकी सुनी जाती है, बस इस वजह से लोग जो है वो जरा घबरा जाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आगे बात मैं पूरी कर रहा था और इसके आगे हम इससे मुतालिक एक वीडियो भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये बात हो रही थी कि चूंकि वो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अथॉरिटी फाइनल, सेकेंडली अब जब गॉड की बात आती है, हम कहते हैं अब हम कह रहे थे कि वो यूनिवर्स के बारे में भी पूरा क्लेम नहीं कर सकते, तो फिर अब गॉड की बात आए तो गॉड के बारे में तो हमने पहले ही कहा है कि गॉड इज आउटसाइड द पैरामीटर्स लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। वो तो बाहर है इस सब के बाहर, क्योंकि वो बनाने वाला है सारे जीवन। इट इज आउटसाइड द टाइम स्पेस एंड मैटर, टाइम स्पेस और मैटर ये तीन चीजें हैं, मादा जगह और वक्त, इन सब से बाहर, और अल्लाह ताला इससे ऊपर, ठीक है ना, above and beyond, ठीक है। and hence the question of existence of God does not even come inside scope of science. तो इसलिए अल्लाह ताला का वजूद का जो सवाल है वो साइंस के स्कोप में नहीं आता, ठीक है। तो इससे इसको बार बार इसको पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं। गॉड जो है वो एग्जिस्ट बाय नेसेसिटी, ये लाजमी, ये लाजिम बन जाता है
हमारी रीजनिंग और हमारी इंट्यूशन, हमारी फितरा के तहत ये चीज लाजिम हो जाती है कि खुदा है। अगर आप दुनिया के अंदर कोई भी सच को तस्लीम करते हैं, जैसा कि अगर आप इतना भी मानते हैं कि चीजों का वजूद सच है, हक है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको चाहिए बाकी चीजों को समझने के लिए कि अगर चीजों का वजूद हक है तो उसको बनाने का वजूद भी हक है, उसको बनाने वाला भी कोई होगा, और वो ऐसा बनाने वाला होगा कि जिसको किसी ने ना बनाया हो। ये लाजमी बात हो जाती है, ठीक है। इस वजह से खुदा जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे है, ट्रुथ की बेसिस पे, बिकॉज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी चीज वजूद है, मस्ट हैव अ रीजन और अ कॉस्ट पे, उसका कोई ना कोई वजह लाजमी हो, ठीक है ना। अ नेसेसरी ओरिजिनेटर, ठीक है, एक लाजमी उनका बनाने वाला क्रिएटर, ओरिजिनेटर, स्टार्ट करने वाला। फातिर विद समावाती वल अर्ज, फातिर, फातिर जो कुरान का लफ्ज है, उससे मुराद ये चीज जो कि अव्वल दर्जे से बनाने वाला, ठीक है। ऐसा जो किसी भी चीज, कोई भी चीज ना हो, उससे वो बना ले किसी चीज को, और वो सिर्फ खुदा की प्रॉपर्टी है और किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हम इंसान जो भी चीज बनाते हैं वो ऑलरेडी जो मादा मौजूद होता है उसके जोड़ तोड़ से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फातिर जो अल्लाह ताला की खूबी है वो यहाँ से है कि वो बनाने वाला ऐसे ओरिजिन से जहाँ से कोई भी चीज नहीं हो। दिस इज मेनली अंडरस्टूड बाय रीजन एंड फितरा एंड इंट्यूशन, ठीक है। ये बातें जो है वो रीजनिंग से, फितरा से और इंट्यूशन से समझ आती हैं, और ये ज्यादा सुपेरियर है इस सिर्फ प्लेन ऑब्जर्वेशन और लॉज और रूल्स ऑफ साइंस से, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज को कॉम्प्रीहेंड करती है, सच्चाई को। तो ये है कि क्या साइंस नेगेट गॉड? साइंस कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके स्कोप में ही नहीं आती, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर? इस पे कोई सवालात? इस पे कोई सवालात नहीं? चलें, ये जो पॉइंट हमने कवर किया ना इस वाला, कि गॉड इज आउटसाइड द यूनिवर्स, टाइम, स्पेस एंड मैटर, ठीक है ना। ये वाली जो बात है ना, इसके जरिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आगे, ठीक है। देखिए, आयरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वो आयरा और उससे मिलती जुलती एक और है सेपियंस इंस्टीट्यूट। ये दहरियों से ना, मतलब यानी इनके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और दहरियों, और इनसे ना इनकी वो डिबेट्स चलती रहती हैं, और आप मेरे पे आप यकीन करें, ये यहाँ पर मतलब यानी लूज होते हैं, बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं, ठीक है ना। इनकी धुलाइयाँ हो रही होती हैं वहां पर, और मजा आता है देख के ये सारी वीडियोस, ठीक है। उसी की ये जो एलिमेंट है ना, ये समझाने के लिए, वैसे मैं धुलाइयाँ नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो सवाल है कि जो भी अल्लाह ताला टाइम एंड स्पेस और मैटर से अव्वल चीज है, तो ये वाली चीज की एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ। ये क्या मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है, इन केस अगर आपको लिए मुश्किल हो। अच्छा, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं। यहाँ पर एक कम्युनिटी है अमेरिका की, एथिस्ट अलायंस के नाम से, ठीक है ना। उसका जो एक हेड और उसका स्पीकर है ना, वो आया हुआ है, और वो डिबेट कर रहा है हमारे एक स्पीकर से, उसका नाम है इमरान हुसैन, ठीक है। वो आयरा ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, यूके में होती है। अच्छा, तो सवाल आया हुआ है, सवाल क्या हुआ है कि एवरीथिंग विद इन द यूनिवर्स, जो भी चीज यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है ना, इज लिमिटेड विद इन तीन वेरिएबल, तीन चीजों के अंदर लिमिटेड है। वो क्या चीजें लिमिटेड है? वो मैटर मादे के लिए, स्पेस जगह के लिए, और टाइम और वक्त के अंदर वो लिमिटेड है, ठीक है। द क्रिएटर ऑफ दीज लिमिटेशंस, इस लिमिटेशन का जो बनाने वाला है वो मस्ट बी आउटसाइड ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको बाहर होना उसका लाजमी है। वो इस पैरामीटर के अंदर अपने आप को लिमिट नहीं कर सकता, जो कि यूनिवर्स लिमिटेड है। So how can we assume a creator we cannot comprehend has to be observable? तो हम किस तरह ये सोच सकते हैं कि जो क्रिएटर होगा, इसका बनाने वाला होगा, उसको ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, यानी क्योंकि क्यों सबसे कॉमन क्लेम क्या है चीज का, कि हमें खुदा नजर नहीं आता, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि जो चीज इसका बनाने वाला है वो लाजमी उसके बाहर होगा, तो वो उसको किस तरह मतलब यानी ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है ना। इन ऑर्डर बी एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर टू बी नेशनल, आप मुझे बताएं कि क्या ये रैशनैलिटी जो है इसकी कोई ये किस तरह रैशनल हो सकता है, ये बात किस तरह इंटेलिजेंट हो सकती है कि जो इसको बनाने वाला है वो ही इसी के अंदर आप पाया जाएगा, ठीक है, मैटर स्पेस एंड टाइम में, कि आप उसको देख सकें, ठीक है। तो ये सवाल आया, और एथीस्ट वाले बंदे को ये सवाल किया जाता है। तो आप सुने उसका क्या जवाब देता है, और उसके बाद जो है हमारा इमरान हुसैन जो है वो भी इसका जवाब देगा। In order for everything within the universe, meant to say is, I assume, are limited by three variables: matter. अब आ रही है?
जी सर आ रही है आवाज। आ रही है ना? चलें ठीक है। क्लियर है? थोड़ी और ऊंची करनी है? जी कर दें ऊंची जी। ठीक है। space and time. Everything within the universe, is, I assume, are limited by three variables: matter, space, and time. The creator must be outside of these. Limitations of existence. So, how can we assume a creator we cannot comprehend has to be observable in order for the existence of a creator to be rational? Well, what you've done there is an ad hoc fallacy. You've created another claim in an attempt to bolster the first claim. You're saying, I can't produce evidence for my God, therefore I'm going to imagine that there's a supernatural place where evidence cannot be seen. This is a circular argument. Can I just comment on that? Yeah. I think that's a brilliant question because it exposes John's position from the perspective that he's acknowledged that science is the only way to truth for him. Hence, everything has to be understood empirically. But when we're talking about God's existence, at least from the Islamic perspective, we are talking about the creator of everything that exists. And you've mentioned, I think in your book that, or in one of your videos, you mentioned that this cause we don't find him in the universe. Of course you're not going to find him in the universe because he created the universe and everything that exists. And to then ask for empirical data for a being that's beyond his material creation is absurd. That's another absurdity, right? This is ridiculous. You can't do that. You do see you're making a claim, don't you? That there is somewhere outside the universe? I'm trying to highlight to you that existence is far greater than the material observable reality that science can deal with. We have other truths which are right. Moral claims, morality is something we've been discussing today, which is non-material. Science doesn't have a foot in the door when it comes to explaining where morality comes from. It's amoral. Right? So when it comes to the existence of God, we're talking about metaphysics here. These are things beyond the physical. Hence, when we talk about God's existence, science doesn't have a foot in the door. And until and unless you're willing to broaden your horizons as far as your understanding of what constitutes to knowledge, you're not going to ever find God. You want me to accept woo? No, I'm telling you to acknowledge what science itself acknowledges, that there are other routes to knowledge which science incorporates. And you're going against all of that. You're going against the very method you follow. Astrology? I'm allowing back and forth to happen because there's literally 1 minute left of this event, but can we both not? That's it. So yes, a brilliant question. I think to inquire about God's existence, that particular question, I think you have to acknowledge first and foremost that there are other routes to knowledge, and most, I wouldn't even say most sensible, intelligent human beings, including atheists, would acknowledge understanding that there are other routes to knowledge, and then to realize if we're talking about a being which is not a part of his material physical universe, which transcends the material, then we have to try to figure out and maybe employ argumentation. See are the arguments for God's existence. See what other realities there are which can, or routes to knowledge there are which can lead us to his existence. Now, time doesn't permit me to go into this, but we also have the concept of the fitrah from the Islamic perspective, which refers to this innate type of knowledge. So there's a lot that's going on there. And again, maybe for another debate. अच्छा, तो ये इसके अंदर क्या बात कर रहा है? वो यही बात कर रहा है जो हमने पहले प्रोसीड किया है कि देखें वो जॉन की जो पोजीशन है वो बड़ी फजूल सी है, ठीक है ना? वो कह रहा है कि तुम इस छोटे से ज़हन से बाहर निकल के देख ही नहीं रहे कि अगर आप समझते हैं कि हक नाम की कोई चीज है या नॉलेज नाम की कोई चीज है, ठीक है ना, तो आपको जरा उससे ऊपर सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा भी ऑब्जर्वेबल चीजों के अलावा भी हकाइक होते हैं, ठीक है? और वो हकाइक जैसे कि उसकी मिसाल भी खुद भी देता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मुशाहिदा है, थिंकिंग है, एनालॉजी है, ठीक है, मोरालिटी है, ठीक है। साइंस जो है वो आपको ये नहीं बताती कि जी ये चीज जो है वो सही है, गलत है, ठीक है, किसी के साथ अच्छा सलूक करना कैसा है, वो अच्छा क्यों है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं ये ऐसी चीजें जो कि ए मटेरियल है। तो अगर आप ये समझते हैं कि कुछ ऐसी दुनिया में और भी चीजें हैं, वो सिर्फ ये नहीं है मुशाहिदा हर चीज नहीं है, तो फिर आपको इस बात की समझ आएगी कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो और है, वो अबव एंड बियॉन्ड फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल चीजों के अबव एंड बियॉन्ड है, और वो ज्यादा वो लिमिटेड नहीं है। वो नॉलेज वो सच की बात करता है, और सच में सारी चीजें इकट्ठी आती हैं, उसमें फिजिकल भी आती हैं, नॉन फिजिकल भी आती हैं, और उस वजह से रीजन जो है यहाँ पर वो है सुप्रीम ठहरती है, ठीक है। तो ये वो सेम आर्गुमेंट है जिसके अगेंस्ट जो जॉन जो इनका डिबेटर है वो मतलब लूज कर जाता है, लैग कर जाता है,
और ये बहुत सेंट्रल पॉइंट है और इसी को हमने डिस्कस भी किया है पहले, ठीक है। अब हमारे आगे ना एक सवाल आता है, ठीक है। सवाल क्या है, इज दिस ऑल जस्ट एन एक्सीडेंट? क्या ये एक्सीडेंट है? मतलब यानी जो बिग बैंग हुआ फर्ज करें, और ये जो भी आई, जो भी सारी मची, जिसकी वजह से सारी यूनिवर्स जो है वो हमारे सामने वजूद में आई, इसके बारे में कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये सारा चांस है, ये सारा एक्सीडेंट है, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, ये बस ऐसे ही आ गया, आप इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचों में पड़े हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेट्स थिंक, इज दिस ऑल रैंडम? ठीक है। देखिए एक और मजे की बात हूँ, डार्विन की व्यू थ्योरी की जो एक एसेंशियल एलिमेंट है ना, वो है रैंडम म्यूटेशन, ठीक है ना। वो कहता है कि हर चीज जो है, हर वो जो उसका जो मैकेनिज्म है डार्विनियन एवोल्यूशन का, उसके अंदर भी वो आता है कि रैंडमनेस, ठीक है। रैंडम म्यूटेशन रैंडम होती है और उसके अंदर जाके ना फिर एक चीज जो सही फिट हो जाती है वो आगे चल पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसके अलावा बल्कि इसको कंटेस्ट किया बड़े नोटेबल साइंटिस्ट ने, फॉर एग्जांपल डेनिस नोबल, ठीक है ना। डेनिस नोबल, ये नाम भी आप लिख सकते हैं। डेनिस नोबल जो है ना, वो एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट है, फिजिक्स वाला नहीं, फिजियोलॉजी वो बायो में जो होती है। और इसने ही इज द डिस्कवर ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। इसने एक और थर्ड फॉर्म ऑफ लाइफ है जिसको कहते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया, ये बहुत ही यूनिक किस्म की लाइफ फॉर्म है, उसका भी उसने प्रेजेंट किया मामला, ठीक है। और डेनिस नोबल जो है वो बहुत जबरदस्त फिजिसिस्ट है, यानी माना जाना नाम है, ठीक है। यानी आप कह लेंगे वो टाकरे का बंदा है, इस हद तक कि डॉकिंस ने उसको ऑब्जेक्ट भी किया, कहता कि यार ये वो कहता कि ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ना गस्तू फिजियोलॉजिस्ट है, और इस तरह करके उसको जवाब भी दी। वो कहता है कि म्यूटेशंस जो हैं वो रैंडम हो ही नहीं सकती, वो डायरेक्टेड म्यूटेशन है, ठीक है। म्यूटेशंस जो हैं वो डायरेक्टेड हैं और उनका कोई ना कोई सिम्त होती है, अगर उनकी सिम्त ना हो तो ना इतनी जल्दी कोई भी चीज वजूद में एवोल्यूशन में हो सकती है, ना वो चीज मतलब यानी इस तरह अगर हैपहैज़र्ड होगी तो हमारे पास इस तरह की वेरिएशंस होंगी जिसकी कोई तुक या सेंस नहीं बनती, लेकिन वो इस तरह कॉम्बिनेशन में है कि वो वर्क करती हैं। एनी हाउ, ये बस साइड पॉइंट। सवाल ये था कि क्या ये एक्सीडेंट है, क्या ये मतलब यानी ऑटोमेटिकली आया है, इसका कोई वजूद जो है वो आउट ऑफ द ब्लू है? ऐसा नहीं है, ठीक है। Did it all happen by itself, या खुद ही हो गया and there was an accident called the Big Bang and everything came to being? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, इसका आंसर नहीं है। मैं आपको, हाँ जी एमन। सर मेरे माइंड में भी यही पॉइंट आ रहा था कि यानी ये म्यूटेशंस जो हैं वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तो ऐसे खुद ब खुद म्यूटेशंस होने लग जाए तो लोगों में कैंसर होने शुरू हो जाएं, लोगों के अंदर ऐसी बीमारियां आए कि वो बचें भी ना। तो एक तो ये चीज़ है कि ये म्यूटेशंस बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि गाइडेड है, कंट्रोल्ड है। और सेकेंडली ये कि जैसे हम लॉज ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं कि दुनिया में हर रिएक्शन के साथ ही एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर रिएक्शन के साथ डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बल्कि हर धमाके के बाद तबाही होती है। जी। तो ये बिग बैंग ऐसा कैसा धमाका हो गया कि बजाय तबाही होने के ऑर्डर क्रिएट हो गया और चीजें बन के और ज्यादा बेहतर तरीके से निकल आई। बिल्कुल, ये चीज भी डिस्कस हुई है कि ये ऑर्डर की कोई सेंस नहीं बनती, वो भी धमाके के बाद। और दूसरा ये है कि जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी यही है कि हर चीज जो है ना इवेंचुअल अपनी डिस्ट्रक्शन, और वो कहते हैं कि एंट्रोपी ज्यादा हो रही है एज अपोज टू जो है, अगर एंट्रोपी ओवरऑल लॉ है इस यूनिवर्स का, ठीक है, तो ये जो लाइफ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वो अपने आप को कोशिश करके सरवाइव करवाती है, ठीक है ना। यानी एंट्रोपी लॉस डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने चाहिए और लाइफ जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि देयर इज मोर टू दिस, ठीक है। एंट्रोपी ओवरऑल सेंस नहीं बनती। अभी इसमें एक और मैं आपको बात बताना चाहता रैंडम म्यूटेशंस के बारे में। दो एक मिसालें देता हूँ आपको, और ये आप लिख भी सकते हैं, मिसालें बड़ी इंपॉर्टेंट मिसालें, ठीक है। एक है क्या कहते हैं कि फ्लैजिलम टेल होती है, आपने स्पर्म सेल भी पढ़ा होगा अपनी बायोलॉजी में, बेसिक बायोलॉजी में, और उसके अंदर भी। या फिर कुछ बैक्टीरिया होती हैं जिनकी एक दुम होती है, ठीक है ना, वो दुम होती है। दुम को एनालाइज किया है कई साइंटिस्ट ने, उसको बड़े करीब से उन्होंने जब एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि ये इतनी कम्प्लेक्स किस्म की ये चीज है और मोटर की तरह ये चलती है, ठीक है ना। एक ऐसी मोटर है जिसके 30 पार्ट्स हैं, 30 पार्ट्स, ठीक है।
और 30 पार्ट मोटर है जिसका एक हिस्सा भी निकाल दिया जाए ना, एक हिस्सा भी उसमें से निकाल दिया जाए उस मोटर में से, तो ये सिस्टम, ये मशीनरी वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। तो जब वो इसके बारे में सोचते हैं ना कि अच्छा अगर ये रैंडम म्यूटेशन से ये चीज एकदम से आई है, ठीक है, तो ये किस तरह आई है, ठीक है, इसका प्रिमिटिव फॉर्म क्या थी, क्या ये 20 पार्ट्स की थी, 10 पार्ट्स की थी, 10 पार्ट्स की, तो लेकिन ये जिस तरह बनी हुई है ना, वो एक एक उसका पुर्जा जो है वो यकदम और इकट्ठा चलता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो दुम हिलती है, जिसकी वजह से वो जो छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो आगे की तरफ चलता है। वो कहते हैं कि ये किस, अगर इसने एक्सपेरिमेंट किए, यानी एक आगे पीछे हुई, इसकी म्यूटेशन के वक्त अगर फॉर एग्जांपल कोई भी यानी आगे पीछे होती है या उसका वो होता है, तो वो उसका ना कोई डिफेक्टिव सिस्टम वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता है। तो वो कहते हैं कि इस वजह से समझ नहीं आती कि रैंडम म्यूटेशंस के थ्रू ये चीज जो है वो किस तरह आई है, जो कि एकदम इतनी इंटरलॉक्ड और 30 डिफरेंट पार्ट, जिसके हर मॉलिक्यूल में, हर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जिसमें वो कंबाइन हो सके। दूसरी मिसाल क्या है? दूसरी मिसाल है बॉम्बार्डियर बीटल की, ठीक है। बॉम्बार्डियर बीटल एक ऐसी बीटल है जिसकी एक साइंटिस्ट था जो कि जिसने बकायदा वो वापस जो है वो इस्लाम कहना सॉरी खुदा पर उसने वो धैर्य था और धैर्य को प्रमोट करता था, उसके बाद वो खुदा पे यकीन पे आ गया, और वो इस एक बीटल की वजह से, क्योंकि बीटल का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह था कि वो बॉम्बार्डियर बीटल ये है कि एक छोटा सा ना ब्लास्ट करती है, जब उसके पास कोई खतरा आता है ना, तो अपनी टेल से ना वो थोड़ा छोटा सा ब्लास्ट करती है केमिकल का, जिसकी वजह से बकायदा छोटा सा धमाका पैदा होता है, ठीक है। और वो इस तरह का सेंसिटिव धमाका है कि अगर वो किसी भी तरीके से उसमें फॉल्ट आ जाता है ना, तो वो बीटल के अंदर ही वो धमाका होता है और बीटल पीछे से फट सकती है और उसका नुकसान हो सकता है। तो एट अ टाइम उसके ना 2 केमिकल्स निकलते हैं और कंबाइन होते हैं बिल्कुल बीटल की दुम के बाहर, और वहां से वो ब्लास्ट पैदा होता है। कहते कि जब अगर ये रैंडम म्यूटेशन से हो रहा होता ना, तो वो क्या पॉइंट था जिसपे ये बॉम्बार्डियर इससे पहले थी कि ये क्या वो वजूद में ही आ सकती थी, यानी वो एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहे थे, या वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट किधर हैं, या किस तरह आए होंगे कि जिसमें वो वजूद में ही नहीं आई होगी, वो तो अपने आप को तबाह कर देगी। ये कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक सीक्वेंस चाहिए इस फॉर्मेशन का, कि वो इस बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्मेशन पे आके कहीं रुकी हो कि जिसपे वो बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो बिल्कुल सही बना हो, ठीक है ना, कि वो ब्लास्ट जो है क्योंकि आगे पीछे हल्का सा भी हो जाता है तो वो बीटल का सिस्टम नहीं वर्क करेगा और बीटल भी मर जाएगी, ठीक है, खुद मर जाएगी, ठीक है। तो ये 2 बड़ी एग्जांपल्स हैं, बॉम्बार्डियर बीटल की एग्जांपल और जो है फ्लैजेलम की एग्जांपल, जो कि टेल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये बताती हैं कि ये जो म्यूटेशंस हैं ये रैंडम नहीं हो सकती, ये डायरेक्टेड होंगी। अगर डायरेक्टेड भी नहीं है तो फिर एटलीस्ट ये जो चीजें इनकी सेंस नहीं बनती अनलेस इस पे कोई डिजाइन मौजूद हो। तो सॉरी कि मैं जरा, आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं जरा ऑफ टॉपिक चला गया। हमारे पास जरा 10 मिनट्स है, हम जरा इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, इज दिस ऑल रैंडम, डिड इट हैपन बाय, और तीसरी मैंने आपको मिसाल दी, आप एक साइंटिस्ट भी यूज कर सकते हैं, डेनिस नोबल का नाम यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है ना आपको एक जो डार्विनियन एवोल्यूशन का रैंडम म्यूटेशन वाला आर्गुमेंट है ना, उसके खिलाफ यूज हो सकती है बात। अच्छा, आगे ये मिसाल क्या है, डिड इट हैपन बाय इटसेल्फ, देयर वाज एन एक्सीडेंट कॉल्ड बिग बैंग, एवरीथिंग केम टू बीइंग, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। एक एन एग्जांपल, ये एग्जांपल देखिए बड़ी मजे की एग्जांपल है, आपको इससे समझ आएगी कि मतलब यानी ये क्या रहे हैं हमारे, बस इनके टाइटल के साथ ये जॉन ये वो लगा होता है तो हम जरा, लेकिन असल में क्या रहे हैं ये लोग, इनकी ऑर्डर एक्सीडेंट ऑर्डर फ्रॉम केओस क्या है। ये आपने देखा, ये चंद सेकंड की एक वीडियो थी, लेकिन इसने एक पॉइंट कर दिया, अगर आपको समझ आया हो। इसने कहा ये इमेजिन करें ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये ब्लॉक्स को मैंने लिफाफे में डाला, इस तरह करके लाता रहा, इमेजिन करें मैं बस हमेशा ये लाता रहा, क्या कभी इस तरह होगा कि इसमें से बिल्कुल परफेक्ट जो है वो ब्लॉक से बना हुआ हेलीकॉप्टर और ये वो पंखे के साथ जो है ये आ जाएगा वजूद में, ठीक है, बस मैं इनको हिलाता रहूं,
और एक वक्त आएगा कि ये बन जाएगा खुद ब खुद जुड़ के और ये वो करके। इसकी कोई सेंस बनती है? एक्चुअली में यही चीज है कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। जब तक इसका एक ऑर्डर, एक डायरेक्टेड सिस्टम नहीं होगा इसको ज्वाइन करने का, कंबाइन करने का, और जैसे जब तक ये नहीं होगा इसकी कोई तुक नहीं बनती। सिमिलरली इतनी छोटी सी मिसाल है, लेकिन इससे ना ये समझ आती है कि धैर्यों की लॉजिक क्या है, ठीक है। वो बस ये है कि वो लॉजिक ये है कि भी उसको हिलाया इन मादा की चीजों को इकट्ठा डाल के और ये चीज इस तरह आ गई, ठीक है। खुद ब खुद हवा से उड़ी और कश्ती बनी और फिर जो है ना वो सफर हो गया और फिर हम लकड़ी कटी खुद ब खुद और इस तरह होके आ गए। ये जो चीज है ना ये बहुत सिंपल है, और ये वही कुरान की आयत जो है कि वर दे क्रिएट बाय नथिंग, क्या किसी से नहीं आया था, और वर दे क्रिएटेड विद देमसेल्फ, क्या उन्होंने खुद अपने आप को वजूद में लाया, और दे डिड दे क्रिएट द हेवंस एंड अर्थ, के इन्होंने पूरी यूनिवर्स को बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको कोई इस चीज का इतराक नहीं है, ठीक है ना। दे हैव नो फर्म बिलीफ, उनको नहीं पता। अच्छा, इस जस्ट ऑल एन एक्सीडेंट, इसके बारे में हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर एक तो हम दे चुके हैं, दूसरा ये है कि रियल साइंस एंड रीजन शोज अस, एक ये रियल साइंस और रीजनिंग जो है ना हमें एक चीज देती है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है कि बेसिकली फ्रॉम डाटा, यानी चीजों को देख के वी कैन प्रेडिक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटकम, हम एक आउटकम का बता सकते हैं, ठीक है। दिस शोज थिंग्स आर नॉट रैंडम बट इन सीक्वेंस, ये हमें बताता है कि चीजें रैंडम नहीं होती बट एक सीक्वेंस में होती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपने बिजली देखी है, आपको पता है कि इसके बाद ना इसकी आवाज आएगी, ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने वो वेदर प्रिडिक्शन क्या होती है, आप जो है क्या कहते हैं बादलों की सिमत देखते हैं, ये करते हैं और एक प्रोबेबिलिटी, एक अंदाजा लगाते हैं, ठीक है ना। ये जो अंदाजा है ना ये शो करता है सीक्वेंस रादर देन रैंडमनेस, ठीक है। दुनिया के अंदर रैंडमनेस नहीं है, ये हमारे लॉस के अंदर वो एक सीक्वेंस है, और इसी वजह से हमारे पास लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है, और इसी की वजह से हम असेसमेंट कर सकते हैं। हम अपना जब चल रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, हमें आगे लोगों की थिंकिंग, असेसमेंट, ये जो चीजें हैं ये हमारे अंदर मेंटली फिजिकली इनग्रेन्ड है, ठीक है। तो चूंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है तो लॉ ऑफ रैंडमनेस नहीं हो सकता। ये दोनों एक ही चीज के चीजें नहीं है, एक ही यूनिवर्स की चीजें नहीं हो सकती। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ क्या कहते हैं रैंडमनेस। इसी तरह देखें एक और इसकी मिसाल जो है ना आगे यहाँ पर ये आती है, और उसके बाद हम खत्म करते हैं, हमारे 5 मिनट रह गए। The probability also tells us how unlikely it is for universe to come about on its own like an accident. ये भी हमें बताता है, ये probability हमें बताती है कि ये खुद ब खुद ही अपने accident के तौर पर नहीं आ सकती। वो किस तरह? Example of probabilities like dice. आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल चांसेस जो हैं चीजों के बढ़ते जाते हैं। आपकी जेब में, ठीक है ना, 10 फर्ज करें आपने कॉइन्स डाले, ठीक है, 1 2 3 4 उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप ये करते हैं कि आप एक कॉइन आप इसमें से इस तरह हिलाते हैं और फिर एक कॉइन जो है ना वो यहाँ रखते हैं, ठीक है। क्या चांस है कि आपके पास जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में पहला नंबर 1 कॉइन आएगा, ठीक है ना। आपके पास 1 in 10 चांस है। ऐसा ही है ना कि जब भी आप जेब में इस तरह करके हिलाएंगे या बैग में इस तरह हिलाएंगे और फिर उसमें से कॉइन निकालेंगे, और आपके पास आप चाहते हैं कि बिल्कुल सीक्वेंस में आपके कॉइन्स निकले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना चांस होता है? अगर 10 कॉइन है तो आप एक कॉइन निकालेंगे और उसका एक नंबर 1 वाला कॉइन आने का जो चांस है वो 1 in 10 है। ऐसा ही है। उसके बाद जब आप उसमें ऐसा करते हैं कि हर दफा जब भी आपका वो निकलता है, ठीक है ना, तो आप उसमें एडिशनल कॉइन्स भरते हैं, 100 कॉइन्स डाल दें, फिर आपका सीक्वेंस में आने का क्या चांस होगा? वो 1 in 100 हो जाएगा। फिर आप दोबारा डालते हैं, उसमें 200 कॉइन डालते हैं, 1 in 200 हो जाएगा। इस तरह चीजें बढ़ती चली जाती, ठीक है, बढ़ती चली जाती हैं इस हद तक कि ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और कभी भी आप वो हर दफा जब बैग में डाल के जब ज्यादा कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी, उसको पूरा होने का चांस जो है, सीक्वेंस में आने का चांस उतना कम से कम होता है, ठीक है। सेम केस यूनिवर्स का भी है, यूनिवर्स के एटम्स का भी है। देखें, सेम गोज फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। 92 एलिमेंट्स, सिर्फ आप इमेजिन करें आपके 92 एलिमेंट्स जिनको हम जानते हैं, ठीक है ना, and is elements a single protein molecule made of carbon hydrogen nitrogen to come about, the probability goes 10 to raise power 160, ठीक है ना। इन 92 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना, एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल
जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है, वो प्रोबेबिलिटी जाती है 10 की रेज़ पावर 160। ये आप नंबर इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये नंबर वैसे है कि देखिए ये 10 है और ये 160 दफा 10 के साथ मल्टीप्लाई होके फिर उसके नंबर आता है। ये जो स्क्रीन है आपकी इस वक्त पूरी, इसमें भी ये पूरा नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। और वो उसके साथ आगे 10 जीरो, 160 जीरो इस तरह लगे हों, ठीक है। आप या मुश्किल से जब आप करोड़ का मुंह से लफ्ज बोलते हैं या लाख बोलते हैं, वो ही अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ये जो अमाउंट है ये बहुत रिडिकुलस अमाउंट है, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी जो है। अच्छा, एंड फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड प्रोटीन को भी बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए, पहले अमाइनो एसिड बनेगा, और अमाइनो एसिड ऑफ विच प्रोटीन आर मेड, उनकी प्रोबेबिलिटी 10⁻⁴ है। पहले तो अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन हर एक के साथ पहले प्रोबेबिलिटी 1048 की पूरी होगी और उसके बाद जाके 1060 की, तो फिर उसके बाद वो जाके बनेगी, यानी ये डबल मसला। अब इसके आगे मसला बढ़ जाता है, ये तो अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है प्रोटीन की। ये बात जाती है all the matter and elements in the universe contains the total probability exceeds the number of atoms of the universe। ये probability इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे जो total number of atoms of universe हैं, ये उनसे भी आगे निकल जाता है नंबर। ये इसमें एक बड़ी सोचने वाली, अलमिया वाली बात है कि ये जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये इसको डिफाई कर देती है कि ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटीज जो है मैथमेटिकल, ये इम्पॉसिबिलिटी, ये मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी इसको पूरा होना, तो ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता इवन मैथमेटिकली। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, ये है, ये बड़े जबरदस्त ऑथर हैं, ठीक है, स्टीफन मायर, ठीक है, स्टीफन मायर, इनकी बुक है रिटर्न ऑफ द गॉड हाइपोथेसिस, ठीक है ना। ये बुक मुश्किल बुक है, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन इस बुक के अंदर ना ये आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देते हैं, ठीक है, सारे साइंटिफिक आपको सही तरीके से उसकी एक एक चीज को, थ्योरी को, सबको ये जो है वो समझाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये सारे साइंटिस्ट का नाम ले के आते हैं, ये बड़े जबरदस्त किस्म के इनके मतलब मैथमेटिशियंस, उनकी साइंटिफिक चीज, ये सारे आपको प्रोबेबिलिटी शो, इसमें वो सारा डाटा देता है ये बंदा, जिससे विदाउट डाउट ये क्लियर हो जाता है कि ये जो सारी प्रोबेबिलिटी है ये इट इज इम्पॉसिबल। और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का इशू नहीं है, बाकी भी मामले में भी ये जो है ना, ये दिस इज इम्प्रोबेबल, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये बुक है रिटर्न ऑफ द गॉड हाइपोथेसिस, ठीक है। ये अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, मैं वैसे अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये जरा मुश्किल रीड है, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको जरूर पढ़ें, ठीक है, इंशाल्लाह। तो बच्चों आज का लेक्चर था, होप ये बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप याद रखें कि आपका जो टेस्ट है अगला, वो नेक्स्ट वीक एक क्विज है और 7 असाइनमेंट रिलीज हो रही, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल है वो फिर उसे अगले वीक में हो, फाइनल क्विज जो है वो फिर उसे अगले वीक में है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।